नमस्कार। आज हम मालती जोशी जी की एक बहुत ही धारदार कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी का नाम है कैलकुलेशन। ये कहानी ऊपर से देखने में तो एक माँ बेटी की रोज की बातचीत लगती है, पर जैसे जैसे हम इसकी परतों को खोलेंगे ना, आज के रिश्तों की एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आज की पीढ़ी के लिए प्यार एक भावना है या फिर नफा नुकसान का कोई सौदा। हम्म। तो कहानी शुरू होती है एक माँ की बहुत ही जानी पहचानी चिंता से। सर्दियों की शाम है, अंधेरा घिर आया है और उनकी बेटी पिंकी वो अब तक घर नहीं लौटी। हम्म। माँ का दिल घबरा रहा है, वो बेटी को फोन करती हैं तो पिंकी झल्ला कर कहती है, मम्मी सारे दोस्तों में बस मेरा ही फोन घनघनाता रहता है। कहती है कितना एम्बैरेसिंग लगता है। हाँ, ये एम्बैरेसिंग शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। फिर कुछ देर में वो देखती हैं कि पिंकी एक लड़के के साथ स्कूटी से उतर रही है और उनकी पड़ोसी, जिसे पिंकी मजाक में चुंगी नाका कहती हैं, वो पहले ही बता चुकी हैं कि ये तो रोज का सिलसिला है। अच्छा। तो एक तरफ माँ की परवाह है, जिसे वो अपनी जिम्मेदारी समझती हैं, और दूसरी तरफ बेटी, जिसके लिए यही परवाह एक सामाजिक शर्मिंदगी का कारण है। ये सिर्फ एक जनरेशन गैप तो नहीं लगता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक पीढ़ी का अंतर नहीं है। ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। हम्म। माँ की दुनिया में परवाह का मतलब है सुरक्षा, कि बेटी सेफ रहे। और बेटी की दुनिया, जो दोस्तों और सोशल स्टेटस से बनी है, उसमें माँ का बार बार फोन करना वो एक तरह का पब्लिक सर्विलेंस जैसा है, हाँ, सही कहा। जो उसकी आजादी पर सवाल उठाता है। और वो अपनी झुंझलाहट के लिए शर्मिंदगी नहीं, एम्बैरेसिंग शब्द चुनती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उसकी चिंता का पैमाना भी ग्लोबल है। दोस्तों के बीच वो कैसी देखी जाती है, ये ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। खैर, तो माँ उस लड़के को अंदर कॉफी के लिए बुला लेती हैं। हम्म। लड़का भी बड़े आराम से आ जाता है। माँ उससे बातें करती हैं, उसके परिवार के बारे में जानती हैं और उन्हें वो लड़का अच्छा लगता है। हम्म। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब लड़का चला जाता है। हम्म। माँ बस यूं ही कह देती हैं, लड़का अच्छा है ना? और यहाँ पिंकी का जवाब आता है। हाँ। और क्या जवाब आता है? किसी बर्फीले तीर जैसा। वो कहती है, कहीं तुम इसके साथ मेरा गठजोड़ा करने की तो नहीं सोच रही? हम्म। ही इज जस्ट अ फ्रेंड। कोचिंग तक लाने ले जाने के लिए ठीक है, पर शादी के लिए कतई नहीं। कतई नहीं। और फिर वो कहती है, इतने मीडियोकर पर्सन से शादी की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। मीडिया का पर्सन। हाँ, ये शब्द सुनकर ना एक पल के लिए झटका लगता है, यहाँ हो क्या रहा है। ये सिर्फ नापसंदी की नहीं है, ये एक ऑडिट रिपोर्ट है। अच्छा। पिंकी यहाँ एक मैनेजर की तरह बात कर रही है, जो किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू में रिजेक्ट कर रहा हो। हम्म। और गौर करने वाली बात फिर से वही भाषा है। वो लड़के को औसत या साधारण नहीं कहती, वो उसे मीडियोकर कहती है। सही। ये शब्द उसके एम्बिशन के स्केल को दिखाता है। असल में पिंकी का ये जो नजरिया है ना, ये सिर्फ उसका नहीं है, ये इस पूरी पीढ़ी की कहानी है, जिसे हम स्टार्टअप जनरेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, ये एक दिलचस्प एंगल है। हर रिश्ते को आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पैमाने पर तौला जा रहा है। दोस्त वो है जो नेटवर्क बनाने में मदद करे, और पार्टनर वो जो भविष्य में एक एसेट बन सके। तो ये लड़का जो उसे कोचिंग तक छोड़ता है, वो दोस्ती नहीं, वो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट है, एक सहूलियत। वाह। और जैसे ही उस पर लाइफ पार्टनर का टैग लगाने की बात आई, उसका मूल्यांकन हुआ और वो मीडियोकर होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। ये तो बहुत ही मतलब ठंडा नजरिया है। और जैसा कहानी बताती है, ये पहली बार नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ को तुरंत पिंकी के पिछले दोस्त याद आते हैं। एक था सुनील, जिसके साथ पिंकी की टेबल टेनिस में जबरदस्त जोड़ी थी। दोनों ने कॉलेज को कई ट्रॉफियां जिताई। हम्म। लेकिन जैसे ही सुनील ने उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने के सपने देखने शुरू किए, तो क्या हुआ? पिंकी ने उसे हाउ रबिश कहकर किनारे कर दिया। हाउ रबिश। फिर एक और लड़का था, रजत। सुंदर, अमीर और कॉलेज का मशहूर एक्टर। माँ को वो भी पसंद था, लेकिन पिंकी ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। और उसकी क्या वजह बताई? ये कहकर कि वो बस एक लोकल हीरो है और जो लड़कियां उस पर मरती हैं वो परले दर्जे की बेवकूफ हैं। यहाँ एक बहुत साफ पैटर्न है। हाँ, एक पैटर्न दिखता है। पिंकी के दिमाग में मिस्टर परफेक्ट की एक चेकलिस्ट है। सुनील एक अच्छा खिलाड़ी था, पर शायद उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी नहीं थीं। रजत एक लोकल हीरो था, मतलब उसका भविष्य बॉलीवुड में सुनहरा नहीं था। हर रिश्ते को एक बिजनेस प्रपोजल की तरह देखा जा रहा है। उसमें भावना के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ योग्यता, क्षमता और भविष्य की सफलता का पैमाना है। ये तो प्यार नहीं हुआ। ये प्यार नहीं, ये पर्सनल लाइफ का मर्जर एंड एक्विजिशन है।
पिंकी लगातार ऐसे पार्टनर्स की तलाश में है जो उसकी अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सकें, वाह। और जो इस चेकलिस्ट पर खरा नहीं उतरता उसे बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के ड्रॉप कर दिया जाता है। ये सुनकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। उस समय भी ऐसी बातें होती थी, पर शायद इतनी बेबाकी से नहीं। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने इस चेकलिस्ट वाले नजरिए को और हवा दी है? आपका सवाल बहुत मौजूद है। सोशल मीडिया ने निश्चित रूप से इसे बढ़ाया है। अब रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं रहे ना। हाँ, वो एक पब्लिक परफॉर्मेंस बन गए हैं। बिल्कुल। आपका पार्टनर आपकी सोशल करेंसी का हिस्सा है। वो कैसा दिखता है, क्या करता है, किस परिवार से है, ये सब आपकी ऑनलाइन इमेज को प्रभावित करता है। सही बात है। पिंकी इसी दबाव में जी रही है। उसे एक ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो उसे समझे, बल्कि एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो दुनिया की नजर में उसकी सफलता का प्रतीक बने। और शायद इसी वजह से कहानी में जब कार्तिक की एंट्री होती है तो पिंकी का पूरा अंदाज ही बदल जाता है। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ है कहानी में। कार्तिक उनके पुराने पड़ोसी का बेटा था, जिसके माता पिता दोनों डॉक्टर थे और शहर में उनका बड़ा नाम था। एक दिन पिंकी कॉलेज से लौटते ही कहती है कि उसे पार्लर जाना है क्योंकि कार्तिक की बर्थडे पार्टी में जाना है। वो बहुत तैयारी करती है, बार बार माँ से पूछती है मेकअप बहुत गाढ़ा तो नहीं है, साड़ी बहुत जैजी तो नहीं लग रही। मतलब पहली बार वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। हाँ, और माँ ये देखकर हैरान भी है और खुश भी। उन्हें लगता है कि शायद पहली बार उनकी बेटी किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ रही है। हाँ, माँ को तो यही लगेगा। उन्हें लगता है कि ये भावना है। लेकिन अगर हम पिंकी के पैटर्न को देखें तो ये भी एक कैलकुलेशन ही है। अच्छा। जिस लड़की को अब तक किसी की परवाह नहीं थी, वो आज किसी के लिए इतनी मेहनत कर रही है क्योंकि कार्तिक उसकी चेकलिस्ट के हर बॉक्स को टिक करता है। मतलब सफल, अमीर परिवार, अच्छा भविष्य, सब कुछ। पिंकी के लिए कार्तिक एक ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा स्टॉक जिसमें पैसा लगाना लगभग गारंटीड फायदे का सौदा है। इसलिए वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है, अपनी पिच तैयार कर रही है ताकि ये डील फाइनल हो जाए। और माँ की उम्मीदें? माँ की उम्मीदें भी इसी से जुड़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी बेटी को एक ऐसा साथी मिल जाएगा जो उसके बनाए पैमानों पर भी खरा उतरता हो और जिससे वो इमोशनली भी जुड़ सके। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स तो दिल तोड़ने वाला है। हाँ, बहुत। जब पिंकी पार्टी से लौटती है तो उसका सारा उत्साह हवा हो चुका होता है। वो बहुत थकी और बुझी हुई है। माँ के पूछने पर बस बेरुखी से ठीक ही थी कहकर सोने चली जाती है। वो जो चमक थी उसका नामो निशान नहीं था। और राज अगले दिन खुलता है। हाँ, अगले दिन सुबह जब उसके पापा चाय पीते हुए पार्टी के बारे में पूछते हैं तो पिंकी एक सपाट आवाज में बताती है कि पार्टी तो शानदार होनी ही थी। क्यों? क्योंकि कार्तिक ने वहां अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की थी। उसकी होने वाली पत्नी उसी की बैचमेट है, एक डॉक्टर है और दोनों ने साथ में पीजी किया है। अच्छा, यहाँ पिंकी का सारा दर्द, सारा गुस्सा एक साथ फूट पड़ता है। वो बहुत कड़वाहट से कहती है इट इज अ बिजनेस डील ऑल इन ऑल। वो कहती है कि कार्तिक सिर्फ इसलिए उस लड़की से शादी कर रहा है क्योंकि वो भी डॉक्टर है और इससे उनके नर्सिंग होम का विस्तार होगा। और फिर वो अपने पापा से वो सवाल पूछती है जो पूरी कहानी की आत्मा है। पापा, आजकल लोग नाप तोल कर ही प्यार करने लगे हैं ना? और यही कहानी का शिखर है। यही वो क्षण है जहां पिंकी को आईना दिखता है। हाँ। जिस कैलकुलेशन को वो अब तक अपने हर रिश्ते में करती आई थी, जब वही कैलकुलेशन किसी और ने किया और नतीजा उसके पक्ष में नहीं आया तो वो टूट गई। विडंबना है ये तो। पूरी विडंबना है। जिस रिश्ते को वो बिजनेस डील कहकर खारिज कर रही है, वो खुद भी तो कार्तिक के साथ एक बिजनेस डील ही करना चाहती थी। सही कहा। कार्तिक ने भी वही किया जो पिंकी करती थी। उसने एक ऐसा साथी चुना जो उसके करियर और भविष्य के लिए फायदेमंद हो। एक डॉक्टर के लिए दूसरी डॉक्टर, ताकि नर्सिंग होम एक बड़े हॉस्पिटल में बदल सके। एक परफेक्ट बिजनेस मर्जर। बिल्कुल, एक परफेक्ट सिनर्जी। और पिंकी को एहसास होता है कि वो उसी खेल में हार गई है जिसे वो खुद बड़े आत्मविश्वास से खेल रही थी। उसका सवाल सिर्फ कार्तिक के लिए नहीं है, वो खुद के लिए भी एक आईना है। कहानी के अंत में माँ अपनी बेटी का दर्द देखकर उसे गले लगाना चाहती हैं, पर वो मन ही मन सोचती हैं कि इसमें कार्तिक का क्या दोष। अपना नफा नुकसान देखना तो जमाने का चलन है और इस इल्जाम से तो पिंकी खुद भी बरी नहीं है। सही है। माँ को लगता है कि वो पीढ़ी अब इतिहास बन चुकी है जो टूट कर प्यार करती थी। ये कहानी वाकई हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है ना? बिल्कुल। क्या व्यवहारिकता और भावनाओं के बीच कोई रेखा खींचना संभव भी है? पिंकी की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम सब कहते तो हैं कि
हम प्यार ढूंढ रहे हैं, पर शायद हम अनजाने में को फाउंडर ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो अच्छा। जो हमारी लाइफ के स्टार्टअप को आगे बढ़ा सके, उसे स्केल अप कर सके। तो सवाल ये नहीं है कि प्यार में कैलकुलेशन है या नहीं। सवाल ये है कि जब हर कोई कैलकुलेट कर रहा है, तो बिना कैलकुलेशन के टिके रहना, क्या वो आज के दौर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है या सबसे बड़ी बहादुरी? ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।